Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, current electricity, next video lecture. In previous video lecture we study about factor affecting resistance and its one numerical. इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में कभी कभी आते भी हैं आपके किस तरह के एग्जाम्पल्स, तो वो उसके लिए हम बताते हैं. तो जैसे एक दो क्वेश्चंस और बताते हैं फिर आगे टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम. ये सबके लिए आप कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन तुरंत एक लाइन में आप क्वेश्चन करेंगे. जब आपको इतने टाइम्स वो कहेगा कि ये क्या है, लेंथ कम हो गई है या अधिक हो गई, तो तुरंत करेंगे. इस पर एग्जाम क्वेश्चन में तो ऐसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, लेकिन कंपटीशन में इस फार्मूले पर करेंगे जो फार्मूला बता रहे हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम. व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल. ठीक है, चलिए सॉल्यूशंस करते हैं. रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ओम. न्यू रेजिस्टेंस कितना? न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू आर डैश. न्यू रेजिस्टेंस हमने मान लिया क्या है, आर डैश है. स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच्ड n टाइम्स उसको स्ट्रेच कर दिया जा रहा है. अब यहां पर देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम नॉट चेंज, वॉल्यूम नॉट चेंज. वॉल्यूम इसका चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा. क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि वायर तो उसी वायर को हम लोगों ने स्ट्रेच किया है ना, फैलाया है, तो वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं. वॉल्यूम नॉट चेंज देन क्या हो जाएगा? A इंटू एल इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश. A इंटू एल इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश. अब यहां पर क्या हो जाएगा? एल डैश कितना टाइम्स है, यानी एल डैश अपन एल. एल ही डैश मालूम है हमको कि एन टाइम्स है, स्ट्रेच किया गया एन टाइम्स. एल डैश अपन एल, एल डैश अपन एल हमको ये गिवन है कि एल डैश अपन एल कितना है, यानी एल डैश इक्वल टू एन इंटू एल है, ये गिवन है. ठीक है, तो एल डैश अपन एल इक्वल टू ए अपन ए डैश इक्वल टू कितना हो गया? एन हो गया. चलिए अब इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गई एन. अब यहां पर चलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं. आर डैश अपन आर इक्वल टू, आर डैश कितना था भाई? रो एल डैश अपन ए डैश अपन आर कितना था? रो एल अपन ए इक्वल टू रो एल डैश अपन ए डैश मल्टीप्लाई ए अपन रो एल. ये से ये कैंसिल हो गया. ठीक है, यानी ये क्या हो गया भाई? आर डैश अपन आर इक्वल टू एल डैश अपन एल इंटू ए अपन ए डैश. ये क्या हो गया? एन इंटू एन, यानी आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर. आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर आर हो जाएगा, यानी आर डैश आर रेजिस्टेंस जो होगा एन स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. जैसे आपसे अगर कहा जाए कि अभी था स्ट्रेच 3 टाइम्स वाला, देखिए 3 टाइम्स आर बराबर कितना था? क्वेश्चन कल उस दिन बताए थे प्रीवियस. आर बराबर 10 ओम और स्ट्रेच्ड एन बराबर 3 टाइम्स स्ट्रेच किया जा रहा है. एन बराबर क्या हो गया? 3 हो गया. रखिए तो फार्मूले पर जल्दी से. आर डैश इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 10, 9 इंटू 10 क्या हो गया? 90 ओम. ठीक है, कितना हो गया? 90 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया. यानी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया तुरंत एक लाइन में यहां पर वो क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अलग टाइप का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. इसको आप जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. हो गया? चलिए मिटा देते हैं. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वायर स्ट्रेच टू, रुके लिख लेते हैं क्वेश्चन. चलिए देखिए, कह रहे हैं सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%. एक सिलेंड्रिकल वायर था जिसको स्ट्रेच किया गया कितना? इट्स लेंथ बाय 10%. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ उसको हम लोग को क्या करना है, देखना है. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं. लेट लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू एल. देन न्यू लेंथ कितना हो जाएगा? न्यू लेंथ इक्वल टू एल प्लस एल का 10%, यानी एल प्लस एल इंटू 10 अपान
100 कैंसिल, यानी 11L/10 यानी 1.1L। न्यू लेंथ L डैश इक्वल टू हो गया 1 पॉइंट क्या 1L, यानी क्या दिस इज इंप्लाइज दैट L डैश अपॉन L इक्वल टू 1.1, L डैश अपॉन L 1.1 हो गया। वॉल्यूम नॉट चेंज, वॉल्यूम नॉट चेंज, वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा, यानी क्या A इंटू एल इक्वल टू A डैश इंटू L डैश, L डैश अपॉन L इक्वल टू A अपॉन A डैश इक्वल टू 1.1। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो कह रहा था हमको न्यू रेजिस्टेंस चाहिए, तो चलिए R डैश अपॉन R इक्वल टू रोएल डैश अपॉन A डैश, अब डायरेक्ट कर दे क्या A अपॉन रोएल, इससे ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया L डैश अपॉन L मल्टीप्लाई A अपॉन A डैश, यानी कितना हो गया ये 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 R डैश अपॉन R इक्वल टू, यानी 1.21, यानी R डैश इक्वल टू 1.21 R, 1.1 इंटू 1.1 1.21 होता है। तो ये तो निकल गया आपका फार्मूला R डैश इक्वल टू 1.21 R। लेकिन आगे इसमें पूछ क्या है, फार्मूले से भी निकालते हैं ऐसे, R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R, तो तुरंत निकलता 1.1 का स्क्वायर इंटू R, यानी 1.21 R। देखिए एक लाइन में निकला कि नहीं फार्मूले से, आंसर आप तुरंत कर लेते एग्जाम में। ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है मतलब क्या, यही ना पूछ रहा है, यानी डेल्टा R अपन R गुणे 100 पूछ रहा है, ये परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये R माइनस R डैश माइनस R अपन R इंटू कितना 100, चलिए 1.21 माइनस 1.21 R माइनस R अपन R इंटू कितना 100, 0.21 मल्टीप्लाई 100, यानी कितना 21%, यानी इसमें इंक्रीजिंग कितने की हो गई 21% की इंक्रीजिंग हुई। तो इस प्रकार से इसमें इंक्रीजिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझ में आया कि नहीं, फिर से बताएं। न्यू लेंथ कह रहा था 10% कह रहा था, 10% हमने ऐड कर दिया उसमें, न्यू लेंथ आ गई L डैश इक्वल टू, उसके बाद से सेम प्रोसेस L डैश अपॉन L 1.1, वॉल्यूम नॉट चेंज, L डैश अपॉन L इक्वल टू A अपॉन A डैश इक्वल टू 1.1, इस पर रखिए या इस पर अब रख लीजिए, तुरंत क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस यहां तक निकालना था आपको, ठीक है, करिए। ठीक है, हो गया, मिटा दें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल्स की, आप न्यूमेरिकल्स ऐसे कर सकते हैं, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप करेंगे, नहीं आएगा तो उसको आप क्या करेंगे, पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी हम लोग को पढ़ना है। तो देखते हैं करंट डेंसिटी, जैसे मान लेते हैं कोई ये वायर अगर हम लेते हैं, कोई ये वायर ले लिए, ठीक है, ये कोई वायर हम लोगों ने लिया, ठीक है, इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। एक वायर हम लोगों ने लिया जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और इसमें मान लीजिए कि ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इसमें करंट क्या हो रही है, ये जा रही है करंट, इसमें क्या कर रही है, ये फ्लो कर रही है यहां से, ये करंट इसमें क्या हो रही है, करंट आई इसमें क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, इसमें पर सेकेंड कितनी करंट चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर सेकेंड, यानी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग per second through a unit area, normal held
नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो ना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में पर सेकेंड जो चार्ज की फ्लोइंग होती है इसके परपेंडिकुलर, ये देखिए एरिया वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर, एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने दूसरे चैप्टर में आपको बताया था। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर जो चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में एरिया है, यानी परपेंडिकुलर है एरिया, तो उस समय जो करंट फ्लो होती है उस करंट को हम लोग कहते हैं क्या, यानी उस चार्ज फ्लो पर सेकंड को, चार्ज फ्लो पर सेकंड मतलब करंट ही होता है एक तरह से, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिनोटेड बाय जे, जे से डिनोट करते हैं इसको। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने कहा चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड Q अपॉन T पर यूनिट एरिया, ठीक है, थ्रू पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब क्या, अपॉन एरिया, यानी J इक्वल टू Q अपॉन T अपॉन A। और हम जानते हैं Q अपॉन T को क्या बोलते हैं भाई, I बोलते हैं। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड क्या, करेंट। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड को ही हम करेंट बोलते हैं, यानी J इक्वल टू हो जाएगा क्या, I अपॉन A। यानी यहां से दूसरा डेफिनेशन हो सकता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। J इक्वल टू I अपॉन A। चलिए यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर हम लेते हैं तो डायमेंशन हो जाएगा A और इसका मीटर स्क्वायर का, यानी L का पावर -2A, ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गया L का पावर -2 इंटू क्या, A। तो इस प्रकार से इसका डायमेंशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर के लिए था, लेकिन अगर मान लेते हैं इफ एरिया is not perpendicular to the direction of current, ठीक है, एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर नहीं हो, मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा, थीटा एंगल उसके साथ क्या करता हो, मेक करता हो, ऐसा हो। ये करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन एरिया वेक्टर जो था, ये जो एरिया वेक्टर हम लोगों ने बनाया वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया एरिया वेक्टर, यानी इसके साथ कितना एंगल बना लिया, ये करंट आई फ्लो हो रहा था, ये हमारा एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है, ये एरिया वेक्टर हो गया हमारा क्या, ए, मेकिंग एंगल थीटा विथ ईच अदर। इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल इसके साथ क्या कर रहा है, फॉर्म्ड कर रहा है, ठीक है, इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म्ड किया। ये देखिए इसके साथ थीटा एंगल बनाया, जब इसके साथ थीटा एंगल बनाया तो ए इसके साथ जो पर डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, यानी जो कंपोनेंट में बांटते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल, तो इसके डायरेक्शन में कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ठीक है। तो ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो H इक्वल टू हो गया ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी J इक्वल टू हो गया I अपॉन ए कॉस थीटा। ये J इक्वल टू हो गया I अपॉन ए कॉस थीटा। दिस इज इंप्लाइज दैट I बराबर क्या हो गया, जे ए कॉस थीटा। I बराबर हो गया जे ए कॉस थीटा, यानी I बराबर वेक्टर J डॉट वेक्टर A, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां से भी प्रूफ हो गया कि करंट जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दिस इज
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, current is dot product of two vector, so current is स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यहां से प्रूफ हो गया कि करंट की जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आप इसको कर लीजिए, ये आपका था करंट डेंसिटी, नोट करिए। तो आया समझ में? या ऐसे भी इसको लिखते हैं I इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया हो तो I इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रल में। ठीक है, इंटीग्रल वेक्टर J डॉट वेक्टर ds या वेक्टर dA, और ये हो गया सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये भी यूज कहीं कहीं होता है, I इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर dA। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। कुछ छोटे छोटे दो डिफिनेशंस और हैं जिसको जान लेते हैं आज। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस द रेसिप्रोकल, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, बहुत बड़ा नहीं, एकदम आसान है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। G इक्वल टू 1 अपान R। G इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपान R। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ओम इनवर्स, यूनिट हो गया ओम इनवर्स। ठीक है, डायमेंशन क्या था? रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या था? नहीं याद है? नहीं याद, फिर निकाल लेंगे। W अपान Q। ठीक है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपान I। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T माइनस 3A इनवर्स, ये रेजिस्टेंस का था। उल्टा हो जाएगा, M इनवर्स L का पावर माइनस 2 T क्यूब A, ये इसका डायमेंशन। ये हमारा क्या था? कंडक्टेंस था। अब कंडक्टिविटी, दूसरा छोटा सा डिफिनेशन और है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, the reciprocal of resistivity of a material, मिटा दे, of a material is called conductivity। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं और रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्मॉल सिग्मा, आधा 9 जैसे बनाते हैं। स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो। ये स्मॉल सिग्मा इक्वल टू हो गया 1 अपान रो। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपान रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से करके ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिसको हम लोग कर लेते हैं।